कभी कभी मन करता है बैग पैक करें और निकल जाएं इन वादियों के बीच में, इन पहाड़ों के साथ। तो चलिए आपके इस ड्रीम को पूरा करने में हम आपकी हेल्प करते हैं और लेकर चलते हैं आपको सभी की ड्रीम डेस्टिनेशन स्पीति में। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं या फिर खुद के वाहन से जा रहे हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको ज़रूर हेल्प करने वाली। मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की कानपुर से, और कानपुर से बाई ट्रेन मैं अभी पहुंच रहा हूं आनंद विहार टर्मिनल। जो आप सामने देख रहे हैं ये आनंद विहार टर्मिनल है, यानी दिल्ली का एक स्टेशन। अगर आपको ट्रेन मिलती है नई दिल्ली के लिए तो आप नई दिल्ली पहुंच सकते हैं, अगर आपको पुरानी दिल्ली के लिए मिलती है तो आप पुरानी दिल्ली पहुंच सकते हैं, और आपको जहां के लिए ट्रेन मिलती है आप पूरी दिल्ली में उस स्टेशन पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि फिर वहां से आप कश्मीरी गेट पहुंच जाएंगे। अगर आप बस से आ रहे हैं तब तो आप सीधे वहीं पर पहुंच जाएंगे कश्मीरी गेट में ही, लेकिन अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं, अगर देखिए यार, अगर थोड़ी सी आप बजट में ट्रिप करना चाहते हैं तो फिर जहाँ पर ट्रेन अवेलेबल तो वहाँ पर आप ट्रेन लीजिए। अगर ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो फिर तो कोई साधन नहीं बचता, तो फिर तो बस आपको लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर ट्रेन अवेलेबल है तो फिर ट्रेन ही लें मेरे ख्याल से। कश्मीरी गेट बस स्टॉप जो ISBT कश्मीरी गेट है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर आप ऑटो, टैक्सी या फिर कैब से किसी से भी कुछ भी करके आप पहुँच सकते हैं वहाँ पर। लेकिन आप अगर बजट में पहुँचना चाहते हैं, अगर आपने बजट में अपनी ट्रिप प्लान करी है और आपको मेट्रो से जाना है, तो फिर आप मेट्रो से पहले, सबसे पहले अगर आप आनंद विहार आ रहे हैं, मैं तो आनंद विहार टर्मिनल अभी पहुंचा हूं, तो आनंद विहार टर्मिनल का जो मेट्रो स्टेशन है वहां से मैं ट्रेन लूँगा सीधे कश्मीरी गेट के लिए। तो मेट्रो मैं पकड़ूंगा, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा कि अगर आप आनंद विहार में आ रहे हैं तो वहाँ से आपको कैसे बैठना है और किस लाइन, जो ये पिंक लाइन और येलो लाइन, ये लाइनें होती हैं यहाँ पर आपको जाने के लिए। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मेट्रो में, मैं समझ सकता हूँ अगर आप फर्स्ट टाइम मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो, बट फिर भी ये काफ़ी चीप होता है और काफ़ी सस्ता पड़ता है आपको। मतलब अगर आप आनंद विहार से कश्मीरी गेट जाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको 30 रुपये पड़ेंगे, लेकिन वहीं पर अगर आप ऑटो करते हैं, कैब करते हैं या टैक्सी करते हैं तो वो आपको 150 से 200 रुपये ले लेंगे। तो ठीक है। और आपको एक चीज़ अब यहाँ पर देखिए, जैसे मेट्रो से आप कश्मीरी गेट पहुँच गए, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि कश्मीरी गेट आपको 5 बजे से पहले पहुँच जाना है। 4 या फिर 5 बजे से पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, शाम के 4 या 5 बजे। तो आप जहाँ से भी आ रहे हैं इस तरह से ट्रेन लें कि वो आपको 4 से 5 बजे कश्मीरी गेट पहुँचा दे। अब आप इतनी दूर से सफ़र करके आएँ और आगे भी आपको सफ़र करना है, यानी यात्रा करनी है, तो आपको ज़रूरत होगी खाने की। और आपको खाना यहीं पर ISBT जो कश्मीरी गेट है, यहीं पर ISBT में आपको 70 से लेकर 150 रुपये तक की थाली मिल जाएगी खाने की। तो खाने की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। यहाँ आइए, आराम से खाना खाइए। खाना खाने के बाद अब सीधे पहुँचते हैं जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि HRTC की बसेज लगी होती हैं, तो यहाँ पर पहुँचते हैं और बैठते हैं बस में, फिर देते हैं आपको आगे की जानकारी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो पहले शिमला तक जा सकते हैं और फिर शिमला से PO जा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीधे PO की बस ले सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सीधे पहले शिमला जाना चाहते हैं या फिर सीधे PO जाना चाहते हैं। तो शिमला जाकर वो PO जाना वो भी एक ही बात है, और अगर आप जो PO जाना यहाँ से दिल्ली से सीधे PO जाना चाहते हैं तो भी आपके जैसा आपके लिए कंफर्टेबल रहे वैसा आप करिए। लेकिन जो मेरे लिए कंफर्टेबल था वो मुझे सही था कि मैंने सोचा पहले मैं शिमला पहुँचता हूँ, फिर उसके बाद वहाँ से PO की बस ले लूँगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ से शिमला के लिए बस ली, और जो फेयर है वो सारा मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता रहूँगा कि कहाँ पर कितना फेयर लगा, बस का कितना फेयर था, वो सारा स्क्रीन पर आपको दिखता रहेगा। और शिमला तक जाने का एक रीज़न ये भी है कि अगर आप दिल्ली से सीधे PO की बस लेते हैं तो वो आपको ऑर्डिनरी मिलेगी, जो HRTC की ऑर्डिनरी बस होती है। लेकिन अगर आप लेते हैं यहाँ से शिमला की बस, तो शिमला के लिए आप वोलो से भी जा सकते हैं। वोलो की बस भी आपको मिल जाएगी, HRTC की भी वोलो बस जो हिमसुता है वो मिल जाएगी, या फिर प्राइवेट बसेस भी मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो यहाँ से शिमला के लिए पहले वोलो ले सकते हैं, फिर उसके बाद शिमला से रिकांगपिओ के लिए ऑर्डिनरी बस आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो वोलो बसेज हैं वो PO के लिए नहीं चलती हैं या फिर स्पीति या काजा के लिए नहीं चलती हैं। तो उसके लिए आपको ऑर्डिनरी बस ही लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसा दिखता है ISBT कश्मीरी गेट। तो अभी यहाँ पर मैंने बस ले लिए, और ज़्यादा यात्री भी नहीं है आज बस में। मुश्किल से 5 से 6, जब मैं बैठा था तो मुश्किल से 2 या 3 जो पैसेंजर थे वो 2 से 3 ही थे, बट अभी बाद में फिर से 8-9 लोग आ गए। तो लगता है आज मुझे लेट के जाने को आराम से मिलेगा। और वही बस मैंने पूरी तरह से बस में अपनी सीट में कब्जा कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ से जब दिल्ली से शाम को चलती है बस
6 बजे। मतलब 6 बजे अगर आप शिमला के लिए लेते हैं तो वो मिलेगी आपको शाम के 6 बजे, और अगर आप पीओ के लिए लेते हैं तो वो बस लगती है शाम के 8 बजे। अभी बस रुकी है शिमला से पहले एक ढाबा में। ये ढाबा शिमला के पहले आपको मिलेगा। यहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं या फिर नाश्ता कर सकते हैं। पर अभी बजे हैं रात के 2, और रात के 2 बजे कौन खाना खाता है यार। तो खाना खाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी मैंने चाय पी है। और जो ये आप 2 बसेस देख रहे हैं, इसमें आगे वाली बस अपनी है। अपनी का मतलब मेरी और आपकी, क्योंकि मेरे साथ तो आप भी घूमने चल रहे हैं ना। तो ये बस है अपनी, और इसी बस में बैठकर अभी हम पहुँचेंगे शिमला। तो अभी सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये शिमला ISBT है। अभी मतलब शिमला पहुंच चुका हूं। जो ISBT तूतीकांडी है शिमला का, वहां पर मैं पहुंच चुका हूं। और उतरते ही सामने, जैसे मैं जो दिल्ली से मैंने बस ली थी शिमला की, तो शिमला की बस से उतरते ही सामने भैया आवाज़ लगा रहे थे कि रिकॉन्ग पियो 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 पियो। तो फिर रिकॉन्ग पियो के लिए मैंने सोचा अगर बस तुरंत मिल ले, तो फिर मैंने तुरंत ही वो बस ले ली। और यहाँ पर मैंने आकर अपना बैग रख दिया, और फिर से मुझे पूरी खाली बस मिल चुकी है। मतलब मुश्किल से लिटरली 4 से 5 लोग ही हैं अभी यहाँ पर। मतलब बस में अब आगे मिल जाएं तो फिर नहीं पता, लेकिन अभी तो यहाँ पर 4 से 5 लोग ही हैं। तो फिर ठीक है, फिर से मैंने अपनी सीट पे कब्जा कर लिया है पूरी तरह से। और जहाँ से शुरू से मैं चला हूँ, दिल्ली से मैं अभी तक चला हूँ, तो मुझे खाली बसेस ही मिली है, कोई भीड़ भाड़ नहीं मिली ज़्यादा। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रास्ते में। ये रामपुर बूशहर का बस स्टॉप, यहाँ पर बस 9 बजे पहुँचती है और लगभग 20 से 25 मिनट के लिए यहाँ पर हाल्ट होता है। मतलब 20 से 25 मिनट के लिए बस यहाँ पर रुकती है। और ये सामने बह रही है प्यारी सी सतलज नदी। तो यहाँ पर 25 मिनट का ब्रेक होता है। आप यहाँ पर फ्रेश हो सकते हैं, और जो भी चाय नाश्ता खाना जो भी आपको करना है वो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। काफ़ी टाइम होता है यहाँ पर, काफ़ी टाइम के लिए बस रुकती है। तो यहाँ पर 25 मिनट का समय बिताने के बाद अब बढ़ते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि आज हमें डेस्टिनेशन तक अपने पहुंचना है, यानी कि शाम तक पहुंचना है पीओ। अब देखते हैं कितने बजे। देखिए, जब मैं वीडियो में जब मैं पीओ बोलूं तो वो उसका मतलब रिकॉन्ग पीओ होता है। यहाँ पर लोग रिकॉन्ग पीओ को शॉर्ट फॉर्म में पीओ बोलते हैं। मतलब रिकॉन्ग पीओ थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो जाता है, तो इस वजह से उसे यहाँ के लोग पीओ बोलते हैं। मतलब शिमला टू पीओ है ना, इस तरह से बोलते हैं। और कैश के लिए अपने साथ कैश कैरी करके चलें। वैसे काम तो हो जाता है आपके पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे सभी से काम हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने साथ कैश कैरी करके चलें तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा आसानी रहेगी। और सिम के लिए देखिए, नेटवर्क के लिए आप अगर आपके पास जियो का सिम है तो आपको अच्छे खासे नेटवर्क मिलने वाले हैं पूरी जगह पर। कहीं भी आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आराम से आप जियो का सिम ले लीजिए। एयरटेल भी है तो वो भी आराम से काम करता है यहाँ पर, और जियो तो फिर करता ही है। अभी हुआ क्या, अभी मुझे थोड़ा सा कैश निकालना था यहाँ पर रामपुर। तो मैंने सोचा एटीएम देखता हूँ आसपास। मैंने एटीएम देखा तो एक एटीएम था यहीं पर, तो मैंने सोचा कैश निकाल लेता हूँ। तो वैसे तो मैंने जहाँ भी अभी तक एटीएम में जो कैश निकाला तो वो कैश देते हैं, लेकिन यहाँ का जो एटीएम वो कैश देता नहीं, वो कैश फेंकता है सीधे। मतलब पैसे फेंक देता है निकाल के। मतलब लिटरली उसने पैसे पूरे ज़मीन पे फेंक दिया, मुझे एक एक करके उठाने पड़े पूरे। तो अगर आप रामपुर यहाँ पर स्टेशन पर आकर अगर आप उठा रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं पैसे, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि पकड़ के रखिएगा, अदरवाइज वो पैसे को फेंक देता है, फिर आपको एक एक करके उठाने पड़ेंगे। अभी तक तो रोड बहुत अच्छी मिली है, कहीं भी रास्ता ख़राब नहीं मिला। और रास्ता ख़राब होगा भी कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो रोड का रख रखाव, जो रास्तों का रख रखाव वो BRO करता है। BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा सड़क संगठन है, वो यहाँ पर रख रखाव करता है रास्तों का। तो रास्ते बहुत ही कम ख़राब होते हैं, थोड़ी बहुत जगह में बीच में ख़राब है, बट वो चलता है यार इतना तो। और अभी तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ है। जब आप शिमला से चलते हैं, जो कि जिसका कि एलिवेशन 2276 मीटर है, तो तब जब बीच में शिमला से और रामपुर के बीच में, रामपुर तो काफ़ी नीचे एलिवेशन पर है, बट जब आप शिमला से रामपुर के लिए चलते हैं, जो सबसे हाई एलिवेशन मिलता है बीच में, वो है नारकंडा। नारकंडा 2678 मीटर पे थोड़ा सा हाई एलिवेशन पर है। तो वहाँ पर आपको ठंड काफ़ी लगने वाली है, तो कपड़े पहन कर रखिए, अदरवाइज कुल्फ़ी जमने का पूरा मतलब इंतज़ाम हो जाएगा आपका। अगर आपने कपड़े सही से नहीं पहन रखे तो शिमला में आते ही आपको कपड़े अच्छे से पहन लेने चाहिए। जो पैंट है, ऊपर है, जैकेट है, वो सारी चीज़ें आपको पहन लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ठंडक होती है नारकंडा में। आप शिमला से चलेंगे तो हो सकता है आपको उतनी सर्दी ना लगे, लेकिन जैसे आप नारकंडा पहुँचेंगे तो आपकी है ना हड्डियाँ अकड़ जाएंगी। तो इस वजह से इस बात का ध्यान रखें। वैसे तो रास्ते अच्छे हैं, पर कहीं कहीं पर अभी काम चल रहा है। यहाँ पर BRO हमेशा काम करता रहता है, जैसे ही रास्ते ख़राब होते हैं तुरंत रास्तों को बनाया जाता है। तो कहीं कहीं पर हमेशा काम चलता रहता है जैसे ही रास्ता ख़राब होता है।
अब क्या होता है ना एक्चुअली, ऊपर से जैसे जो लैंडस्लाइड होती है तो ऊपर से जैसे पत्थर गिरते हैं तो रास्ते को ख़राब कर देते हैं। जैसे रास्ता ख़राब होता है तो फिर वहाँ पर काम करके बीआरओ तुरंत उसको कंप्लीट करता है ताकि रास्ता सही बना रहे। रामपुर से थोड़ा सा आगे चलने के बाद, थोड़ा सा काफ़ी आगे चलने के बाद एक स्थान पड़ता है जेवरी, और जेवरी से थोड़ा आगे ये ढाबा पड़ता है। इस ढाबे पर 20 मिनट के लिए बस रुकती है क्योंकि यहाँ पर खाना भी खाना होता है। और ये यहाँ पर अभी पहुँच जाते हैं हम लोग वही 10 से 11 बजे के आसपास। तो 20 मिनट के लिए यहाँ पर बस रुकती है। यहाँ का खाना जो मैंने खाया वो खाना यहाँ का काफ़ी टेस्टी था, मतलब बजट में भी जो खाना था वो काफ़ी टेस्टी था। अभी भी मैंने खाना खाया और राजमा चावल खाया मैंने, जो कि मुझे मिला 50 रुपये का। तो आप चाहें तो यहाँ पर राजमा चावल 50 रुपये का खा सकते हैं, फिर आपको 100 से 150 में थाली भी मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से खा सकते हैं, जो आपको खाना है वो खाना काफ़ी टेस्टी था। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ रहे हैं तो आप यहीं पर रुक कर खाना खाएँ। काफ़ी अच्छा जो ढाबा है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। इंडियन, चाइनीज़, तंदूर सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और वो भी काफ़ी बजट प्राइस में, मतलब कोई हाई प्राइस नहीं, कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर है तो यहाँ पर काफ़ी हाई प्राइस हो। तो काफ़ी एक बजट प्राइस में आपको खाना मिल जाएगा। यहाँ पर आराम से खाना खाइए और फिर यहाँ से बढ़ चलिए आगे की ओर। जैसा कि अब हम बढ़ चलते हैं आपको लेकर, वर्चुअली आपको मैं घुमा रहा हूँ अच्छे से, तो वीडियो तो हो सकता है आपको पसंद आ ही रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो अभी फिर से आने लगेगा, बस जुड़े रहिए ऐसे ही। तो यहाँ से बढ़ चलते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की ओर, और जब यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ से मिलने लगते हैं मन को मोह लेने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उसके साथ ही साइड में शांति से बहती हुई सतलज नदी, जिसका पानी आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा। और ये जो आपको पाइप जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब ऊपर से ये आपको पाइप जैसा कुछ दिख रहा होगा नीचे की तरफ, तो इसका प्रयोग किया जाता है मतलब नदी से पानी निकालने के लिए, जिससे पानी की सप्लाई हो सके। यहाँ पर जो आसपास के जो विलेज हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई नदी से ही होती है। तो ये इसी वजह से ये पूरा सिस्टम बनाया गया है कि यहाँ से नदी से पानी खींचकर और फिर वो पानी सप्लाई किया जाता है कस्बों में और गाँव में आसपास के। और ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखते हुए जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते ये मिलती है रॉक टनल, गेटवे ऑफ किन्नौर। कितना अच्छा फील हो रहा है ना, मतलब आपको भी अच्छा फील हो रहा होगा गेटवे ऑफ किन्नौर देखकर कि अब यहाँ से बस हम किन्नौर में एंटर करने वाले हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और यार होगा क्यों नहीं, किन्नौर में बात ही कुछ ऐसी है ना, किन्नौर और स्पीति तो लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, तो फिर क्यों नहीं, क्यों अच्छा नहीं फील होगा यहाँ पर। और फिर गेटवे ऑफ किन्नौर, क्या बात है, मतलब एक अलग सी एनर्जी आती है, मतलब बॉडी के अंदर एक अलग सी एनर्जी आती है, आपके भी आ रही होगी। यानी इतना अच्छा देख के, मतलब गेटवे ऑफ किन्नौर रॉक टनल, यानी ये जो टनल बनाई गई, मतलब एक पहाड़ काट के छोटी सी एक टनल बनाई गई है और यहीं से किन्नौर की शुरुआत होती है। पर्सनल गाड़ी हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मज़े तो उतने ही आते हैं इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखने में और इस शांत सी नदी को देखने में, जो काफ़ी गहराई में है नदी है, उसको देखने में, और ऊंचे ऊंचे आसपास के पहाड़। आप भी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप ऐसे यूंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर, ऐसी चट्टानों को देखकर ऊंची ऊंची। हालांकि अभी बर्फ़ तो नहीं दिख रही है, लेकिन बर्फ़ दिखेगी आगे। आगे क्या मतलब पीयू तक तो अभी बर्फ़ नहीं मिलने वाली, लेकिन उसके आगे बर्फ़ मिलेगी हमें। बट यहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये जो हरे भरे से पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ ऐसे ही मतलब कुछ मिट्टी वाले पहाड़, कुछ पत्थरों वाले पहाड़। तो अभी यहाँ पर तो ये पूरे पत्थरों वाले पहाड़ ही हैं, यहाँ पर मिट्टी वाले पहाड़ नहीं हैं। मिट्टी वाले पहाड़ मैंने सुना है कि काजा में है, वहाँ पर काजा में पूरे मिट्टी वाले पहाड़ हैं। जो स्पीति वाली वो पूरे मिट्टी वाले पहाड़ों की है, बट यहाँ पर पूरे पत्थरों वाले चट्टानों वाले पहाड़ हैं। तो चलिए, साइड व्यू तो आपने देख लिया, अब बैठते हैं बस की आगे वाली सीट में और दिखाते हैं आपको सामने से पूरी जर्नी में, सामने से आपको पूरी जर्नी में और भी रोमांच आने वाला है। सुंदर लग रहे हैं ना काफ़ी पहाड़। तो ऐसे सुंदर पहाड़ों को देखकर यार एक कमेंट तो करना बनता है कि कैसा लग रहा है आपको इन वादियों में ना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है तो एक कमेंट करके तो बताया जा सकता है ना कि कैसा लग रहा है आपको इन वादियों में घूम कर। तो चलिए, साइड का व्यू तो बहुत हो गया, साइड का व्यू आपने काफ़ी देख लिया। अब बैठते हैं बस की आगे वाली सीट पर और आगे वाली सीट में बैठकर दिखाते हैं आपको सामने रास्ते के व्यूज़ और आसपास के पहाड़, एक तरफ के मतलब दाईं तरफ के पहाड़ और बाईं तरफ की नदी, वो भी सामने वाली सीट से। तो अब मेरा और आपका यानी कि हमारा सफ़र और भी रोमांचक होने वाला है। लेकिन हमारा सफ़र रोमांचक हो इससे पहले ये है हमारे ड्राइवर भैया,
जो पूरे रास्ते भर मतलब म्यूजिक सुनाते हुए लाए यहाँ पर। जब से इन्होंने बस शुरू करी थी, मतलब शिमला से जब से हम चले थे, तो वहाँ से इन्होंने इतने प्यारे प्यारे म्यूजिक सुनाए ना पूरे रास्ते भर, मतलब मज़ा ही दिला दिया पूरी यात्रा का। और वैसे भी जब आप बस में हो और यात्रा कर रहे हो, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, ऐसे दृश्य हो, और फिर उसके बाद साथ में संगीत हो, क्या मतलब कहना ही क्या है फिर तो थैंक यू इन भैया को भी, जो बिल्कुल पूरे इन्होंने पूरी यात्रा को संगीतमय कर दिया। और हैं भाई, काफ़ी स्वैगी आदमी है ये, तो पूरा संगीतमय कर दिया यार पूरी यात्रा को, मतलब मज़ा दिला दी पूरी इन्होंने। कितना रोमांचक लगता है ना जब ऐसा छोटा सा ब्रिज बनाओ और ब्रिज के नीचे से छोटी सी और प्यारी सी एक नदी, या फिर जिसे एक झरना कह सकते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा झरना बह रहा हो। ऐसे गजब के दृश्य आपको और भी देखने को मिलने वाले हैं जब आप स्पीति की ट्रिप के लिए निकले हैं। तो ऐसे काफ़ी दृश्य, ऐसे ढेरों दृश्य आपको मिलने वाले हैं और आपकी आँखों और दिमाग को शांति प्रदान करेंगे। तो इस जगह, ये जो आप सामने जगह देख रहे हैं, इस जगह को मतलब ये जो पूरा एरिया, ये पूरा जो स्थान है, ये विलेज है, इसको निगुलसरी विलेज कहते हैं। और जब निगुलसरी से हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि जब निगुलसरी पूरा क्रॉस करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है ये करपे विलेज। मतलब हाँ, थोड़ा सा विलेजेस के नाम इस तरह के हैं कि लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जो यहाँ के लोग होते हैं। अब यहाँ का नाम ऐसा ही होता है, तो क्या किया जाए, काफ़ी सुंदर सुंदर नाम होते हैं ना छोटे से, मतलब खुद ही देखो ना आप, रिकांगपिओ, करपे, निगुलसरी, है ना। तो यहाँ पर करपे विलेज मिलता है, और करपे विलेज में ये प्यारा सा जो आप बाईं तरफ देख रहे हैं, ये तरंदा माता का मंदिर है, जो ये बाईं तरफ आपने देखा भी। और सामने से ये जो बस आई है, ये पीओ से शिमला के लिए बस जा रही है। तो यहाँ पर ये सीधे वहाँ से पीओ से चली थी सुबह, और ये भी शिमला पहुँच जाएगी शाम तक। और हो सकता है हमारी बस भी शाम को 5 या 4 से 5 बजे तक पीओ पहुँच जाएगी। तो यही टाइमिंग होती है इनकी। यहाँ से भी रिकांगपिओ तक का सफ़र 55 किलोमीटर का बचा हुआ है। शिमला से रिकांगपिओ के बीच की दूरी 210 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। और यहाँ पर थोड़ा सा रोड नैरो है, जो रास्ता है वो थोड़ा सा नैरो है। दाईं तरफ सीधे खड़े पहाड़ और बाईं तरफ बहती हुई सतलज नदी। क्या सुंदर नज़ारा है यहाँ का। रोड थोड़े से नैरो है, मैं कह सकता हूँ कि रोड थोड़े से नैरो है यहाँ पर, बट देखिए ना आपकी पहाड़ कैसे, मतलब सीधे खड़े पहाड़ हैं बिल्कुल। जो पहाड़ों की ऊंचाई है वो काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं ऊपर तक, मतलब सीधे खड़े पहाड़ हैं पूरे। तो यहाँ पर रास्ता बनाना काफ़ी कठिन होता होगा, पर फिर भी रास्ते तो बनाए गए हैं ना। दाईं तरफ सीधे खड़े पहाड़ और बाईं तरफ नदी। सोचिए यहाँ पर ड्राइव करना कितना मुश्किल होता होगा, पर फिर भी एक्सपीरियंस की बात है यार। यहाँ पर जो ये जो ड्राइवर भैया लोग ये चलाते हैं, जो ये HRTC की जो बसेस चलाते हैं, वो तो मतलब बस जैसे अपने यहाँ नॉर्मल जो रोड होते हैं, नॉर्मल जो हाईवे होते हैं वहाँ पर चलाते हैं, बस वैसे ही वो यहाँ पर भी चलाते हैं। क्योंकि यार एक्सपीरियंस है इनको, 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल, कोई किसी को तो 20-20, 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से वो आराम से यहाँ पर चला लेते हैं। और आप बिल्कुल यहाँ पर भरोसा, HRTC पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। मैं तो पूरी तरह से HRTC पर भरोसा करता हूँ बिल्कुल भी, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है जब मैं HRTC की बस में बैठा होता हूँ। रास्ता कितना सुंदर लग रहा है, मतलब लिटरली कितना सुंदर लग रहा है रास्ता पूरा। आप खुद ही देखिए कितना सुंदर रास्ता लग रहा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, और ऊपर पहाड़ी देखिए, ऊपर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ बिल्कुल बस के ऊपर आ जाएंगे। तो पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया है पूरा, मतलब 20 से पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया है। देखिए कितने मतलब पहाड़ बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं बस के। तो यहाँ पर इसीलिए अगर जो थोड़ा सा हाई जो बस होती है, मतलब जो इसकी बस की ऊंचाई जो ज़्यादा होती है, वो यहाँ पर थोड़ा सा उसको चलने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ये यहाँ पर शायद जो डबल डेकर या फिर स्लीपर बसेज, वो स्लीपर बसेस तो वैसे भी पहाड़ों पर नहीं चलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाली बसेस भी नहीं चलाई जाती हैं। तो अभी पहाड़ों को काट कर बनाया गया है, तो जितनी बस की ऊंचाई है वो उसके हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। और रास्ते फिर भी काफ़ी अच्छे बने हैं रास्ते, आप खुद ही देख सकते हैं। और इसी तरह से बड़ी तीव्र गति से एक ब्रिज को अपनी बस पार कर रही है। और देखिए ये कितना सुंदर ब्रिज लग रहा है, मतलब छोटे छोटे जो ब्रिज बने हैं यहाँ पर वो कितने सुंदर लगते हैं। बरसात में तो यहाँ पर काफ़ी पानी होता है, लेकिन अभी चूँकि सर्दी का मौसम है, अभी ये मार्च का महीना है, मंथ जो है वो मार्च का है, तो सर्दी का मौसम होता है। अभी यहाँ पर काफ़ी सर्दी है, मतलब आप एक प्रकार से विंटर स्पीति ट्रिप ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पानी होता है, काफ़ी पानी की मात्रा कम होती है, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ग्लेशियर से ही, पहाड़ों से यहाँ पर पानी आता है, जो बर्फ़ पिघलती है उससे यहाँ पर पानी आता है। तो बरसात के दिनों में तो यहाँ पर काफ़ी पानी होता है, बट अभी सर्दी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कम पानी है फिर भी। लेकिन देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये एक नाला, एक झरना टाइप का है जिससे पानी आता है, तो उसी के ऊपर ये ब्रिज बना है।
और आपको पूरे रास्ते भर ऐसे छोटे छोटे और ये प्यारे प्यारे से गांव आपको पूरे रास्ते भर मिलते रहेंगे। यानी पूरे शिमला से रिकांगपिओ के रास्ते में आपको ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से गांव मिलते रहेंगे जगह जगह पर। तो अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में ही ढाबा और खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ से रास्ते में कि अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आपको खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जगह जगह आपको छोटे छोटे और बड़े बड़े ढाबे आपको मिल जाएंगे। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया है, क्योंकि सतलज नदी के पानी से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर एक जो अंडरग्राउंड टनल से सुसज्जित एक लगभग 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का पावर हाउस जो बना हुआ है, उसी वजह से यहाँ पर ये सतलज नदी पर ही बांध बनाए गए हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन है वो सही से किया जा सके। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सतलज नदी का ये एक पार्ट है, मतलब ये इसको आप सतलज नदी की ट्रिब्यूटरी कह सकते हैं। तो उसी ये छोटी सी नदी है जो सतलज नदी से जाना जाता है, सतलज नदी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये जो दाईं तरफ ये भी सतलज नदी है और ये बाईं तरफ जो है सामने जो दिख रही है आपको ये भी सतलज नदी ही है। मतलब इसको कोई दूसरी नदी समझने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों एक ही है, सेम है दोनों। और हम भी जहाँ पर हैं इसे वांगतू कहते हैं, यानी इस जगह को वांगतू कहते हैं। जो करचम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो यहीं पर बनाया गया है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो आप ये सर्च कर सकते हैं करचम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप एक चीज़ और सर्च कर सकते हैं नाथपा झाकरी डैम, आप सर्च कर सकते हैं इस बारे में। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ये जो करचम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो यहाँ पर बनाया गया। ये 2005 में इसको बनाना शुरू किया गया था और इसका पूरा जो निर्माण ख़त्म हुआ वो 2011 में पूरा बनकर कंप्लीट हुआ था। तो पहले ये जेपी ग्रुप के पास था, लेकिन फिर इस जेपी ग्रुप ने इसे जेएसडब्ल्यू को सेल कर दिया था, सोल्ड आउट कर दिया था। तो अब वही इसे पूरा कंप्लीट करके और इसका जो पूरा चलाने का जो काम है, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करना है, ये सारा वो यही करते हैं। तो इस पर लगभग 1000, पहले तो इसमें 1000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता था, पर अभी इसको बढ़ाया गया और इसको बढ़ाकर लगभग 1091 या फिर 1100 के लगभग 1100 मेगावाट के लगभग इसको किया गया है। इसमें एक अंडरग्राउंड टनल भी बनी हुई है जो कि लगभग 17 किलोमीटर लंबी टनल है और उसी की सहायता से और काफ़ी सारी चीज़ों की सहायता से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। तो उसके बारे में जैसा मैंने बताया कि अगर आप उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी इसके बारे में, क्योंकि वो सारी चीज़ें यहाँ पर वीडियो में बताना संभव नहीं है, फिर वो तो एक अलग टॉपिक का वीडियो हो जाएगा। इस वजह से मैंने बस छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी हैं जो आपके जानने लायक थी। बाकी आप अगर डिटेल चाहिए तो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं पूरा। अभी हम टापरी पहुँचे हैं, एक स्थान पड़ता है टापरी जो पीओ से थोड़ा सा पहले पड़ता है। तो टापरी अभी हम पहुँचे हैं और टापरी पहुँचते ही हमारी बस ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से। क्या मतलब, इसको सुधारने का काफ़ी प्रयास किया गया, काफ़ी देखिए ना, काफ़ी लोग सुधारने में लगे हुए हैं इसको। हमारे ड्राइवर भैया भी और उन्होंने एक मैकेनिक बुलाया सुधारने के लिए, बट बस सही नहीं हो सकी। तो अब यहाँ से हमें दूसरी बस पकड़ के और पीओ तक जाना होगा। देखिए दूसरी बस पकड़ने में क्या, जब HRTC की बस ख़राब हो जाती है तो फिर दूसरी बस पकड़ने के लिए आपको टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। जो टिकट आपकी है उसी में वो जो ड्राइवर जो कंडक्टर होता है वो आपको उसमें बिठा देते हैं दूसरी बस में। तो यहाँ से अब दूसरी बस पकड़ कर हम पहुँच रहे हैं सीधे पीओ। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो देखते देखते मतलब इतना खो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भी भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब वीडियो में खो जाते हैं। यार ये तो चीटिंग है ना। अगर वीडियो पसंद आया, और जाहिर सी बात है पसंद तो आया ही होगा, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए ना। फिर आप भूल जाते हैं, मतलब वीडियो देखते देखते इतना खो जाते हैं कि आप वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। और फिर मेरे साथ आपकी भी तो यात्रा पूरी जारी रहेगी, आगे की यात्रा भी आपके साथ जारी रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पूरे रास्ते में मज़ा आई या नहीं आई, मतलब ये वादियाँ आपको कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो नीचे आपको लिंक दी गई है और इंस्टाग्राम में आपके सामने भी आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप इसमें मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे आगे की जर्नी में, यानी पीओ पहुँचने के बाद आपसे मैं मिलता हूँ आगे की जर्नी में। तो आइए
इस जर्नी में जुड़ जाइए हमारे साथ और आप और हम मिलकर बनाते हैं इस ट्रिप को शानदार। और एक्सप्लोर करते रहिए, वर्चुअली हो या फिजिकली हो, एक्सप्लोर करना तो बनता है ना, मतलब तो एक्सप्लोर करते रहिए। अगर आपको वर्चुअली एक्सप्लोर करने को मिल रहा है तो वर्चुअली कीजिए, फिजिकली मिले तो फिजिकली कीजिए। तो अभी मैं चलता हूँ, जल्द मिलूँगा आपसे फिर से इसी के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।